आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो 24 घंटे पहले तक जिसके बारे में खुद पुलिस भी बहुत सीरियस नहीं थी। और उसके बाद जो कुछ होता है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक उसकी गूंज सुनाई देती है। उसके बाद साजिश की बू आती है, साजिश की बातें की जाती है और कहा जाता है कि साजिश बहुत गहरी है, दूर तक जाएगी। मामला जब किसी जज की मौत का हो और रहस्यमयी मौत का, तो वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। आमतौर पर कोई भी जज जब वो अपनी ड्यूटी बजा रहा होता है, तो जज का जो पूरा पेशा है, जो उनकी जिंदगी है, वो एक तरह से खतरों से भरी होती है। खासतौर पर क्रिमिनल, माफिया, टेररिस्ट, किलर, रेपिस्ट, ऐसे लोगों के केस अदालत में पहुंचते हैं। इसके बाद उन्हें सजा देना या उससे पहले, सजा तो बहुत दूर की बात है, लंबी चौड़ी बहस होती है। सिर्फ इतनी कि बेल एप्लीकेशन, जमानत अर्जी, उस पर सुनवाई करना, खारिज करना या जमानत देना, ऐसी हर चीज, हर फैसले से एक तरह से हर जज अपना एक दुश्मन बनाता जाता है। कई ऐसे रिटायर्ड जज और कई ऐसे जज हैं जो जानने वाले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी कई बार ये शेयर किया कि कैसे उनके हर फैसले, खासतौर पर कुछ इस तरह का जो बहुत ही हॉरिबल क्राइम होता है और जिसमें, या फिर बहुत ही खूंखार क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, जब उनका केस आता है और वो लोग सुनवाई करते हैं, तो उनकी फैमिली कितना डर जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे बदला लिया जाएगा, कैसे क्या रंजिश वो निभाएगा। तो हर जज के साथ ऐसा होता है। ये कहानी झारखंड की है, कहानी धनबाद की है। उसी धनबाद की जहां आपने गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखी थी, उसी धनबाद का एक मोहल्ला है जिसका नाम है वासेपुर। तो कहानी उस धनबाद की है। 28 जुलाई यानी कल की बात है, वेडनेसडे, बुधवार का दिन। उत्तम आनंद, एक एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, बोकारो में पहले ये पोस्टेड थे। अच्छे खासे फैमिली से हैं। अगर मैं इनकी सिर्फ फैमिली की बात करूं, तो इनके जो दो भाई हैं वो वकील हैं। इसके अलावा इनके पिता और भाई हजारीबाग कोर्ट में वकील हैं, और इनके जो दो साले हैं वो आईएएस अफसर हैं। और 6 महीने पहले तक ये बोकारो में पोस्टेड थे। 6 महीने पहले ही ये फिर धनबाद आए। धनबाद आने के बाद या बोकारो में भी जज उत्तम आनंद का एक रूटीन था। वो सुबह जॉगिंग जरूर करते। तो धनबाद आने के बाद भी उन्होंने अपना ये सिलसिला बनाए रखा। 28 जुलाई बुधवार का दिन सुबह करीब 5 बजे वो घर से निकला करते थे, और 6 बजे तक या पौने 6 वो वापस आ जाते हैं। एक खास उन्होंने अपना तय कर रखा था, इतने किलोमीटर तक दौड़ना है, फिर जॉगिंग करनी है, वापस आ जाना। तो 28 जुलाई की सुबह भी वो 5 बजे निकलते हैं। 5 बजे निकलने के बाद वो जॉगिंग कर रहे होते हैं जिस जगह पे वो कर रहे थे पिछले 6 महीने से। अब इस कहानी के बीच में मैं दीपक से भी कहूंगा, आपको बहुत कुछ सेकंड के लिए वो सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे, तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुआ क्या है। इसके लिए मुझे लगता है कि किसी फॉरेंसिक जांच या फिर बाकी जांच की शायद जरूरत ही नहीं पड़े। आप नंगी आंखों से खुद फैसला ले सकते हैं। तो 5:08 का वक्त था। ये सीसीटीवी फुटेज में जो टाइमिंग है वो यही दिखा रही है, 5:08 सुबह। जज उत्तम आनंद, एक 2 लेन की सड़क है। जो दाईं तरफ सड़क है उसमें कुछ गाड़ियां आ जा भी रही हैं, लेकिन जो बाईं सड़क है, जब ये सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करता तो ये दिखा रहा है साफ साफ कि इस सड़क पे गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी बहुत दूर, एक शायद चौराहा था, उससे वो निकलते हुए दिखाई दे रही है सामने। लेकिन जब जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं उस वक्त ये सड़क खाली है और 2 लेन है। एक तरफ सामने से ट्रैफिक आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, और बीच में डिवाइडर है। तो जज साहब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सड़क के बाईं तरफ, जहां पे सड़क का छोर खत्म होता है, वहां पे वो अपना जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब इतने किनारे सड़क पे कोई गाड़ी वाला चला भी नहीं सकता है, और सड़क खाली है, ट्रैफिक भी नहीं है, 5 बजे का वक्त है। तो जज साहब एकदम सड़क के किनारे बाईं तरफ जॉगिंग कर रहे हैं। अचानक एक कैमरे में दिखाई देता है कि एक टेम्पो बिल्कुल सेंटर से, सड़क जो इस तरफ की सड़क है उसके बीच से वो एंट्री मारता है कैमरे में। सड़क खाली है, वो बिल्कुल सीधा जा सकता है, लेकिन अचानक वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद बिल्कुल बाएं तरफ टर्न ले लेता है और इतने किनारे जाता है जिस किनारे पे जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं। और उसके बाद अब जज साहब की पीठ है चूंकि कैमरे की तरफ, और उनको पता नहीं है कि पीछे से टेम्पो आ रहा है।
तो वो बेखबर जॉगिंग कर रहे हैं और ये टेम्पो वाला पूरी खाली सड़क छोड़कर बिल्कुल लेफ्ट में जाता है, जज साहब को टक्कर मारता है और उसके बाद आगे निकल जाता है। आगे जाने के बाद फिर वो लगभग बीच में आ जाता है, टक्कर से जज साहब गिर पड़ते हैं। अब कैमरे में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने से साफ दो चीजें होती हैं। एक, एक्सीडेंट जनरली खाली सड़क है, आप बीच सीधे भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल किनारे जा रहे हैं। तो दो तीन चीजें होती हैं आमतौर पे एक्सीडेंटल केस में। पहला, या तो उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो, दूसरा स्टीयरिंग पे से कंट्रोल खो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो, स्टीयरिंग फंस गया हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि टेम्पो वाला बिल्कुल सीधे आ रहा है, उसके बाद जानबूझ के बाईं तरफ जाता है, टक्कर मारता है, और अगर मान लीजिए उस वक्त उसका ब्रेक फेल था तो फिर वो टर्न लेके सीधा नहीं होता, और अगर स्टीयरिंग पे कंट्रोल उसका नहीं होता तो फिर वो गाड़ी लेफ्ट में ही रहती, राइट और बीच में नहीं आ सकती थी। लेकिन टक्कर मारने के बाद वो किनारा छोड़ता और लगभग बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ टक्कर मारने के इरादे से ही आया था। तो ये पूरी चीजें जो है एक सबूत है। तो खैर, वो टक्कर मारता और उसके बाद ऑटो फ्रेम से गायब। अब जज साहब सड़क किनारे लहूलुहान पड़े हुए हैं, उनके सर में इस टक्कर से गंभीर चोट आई थी। कुछ देर के बाद कुछ राहगीर वहां से गुजरते हैं, गाड़ियां भी गुजर रही थी इक्का दुक्की, तो वो देखते हैं सड़क किनारे एक शख्स गिरा हुआ है। वो पुलिस को कॉल करते हैं, उसके बाद उनको वहीं के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जज साहब दम तोड़ देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इधर उनका रूटीन था कि 6 बजे तक वो घर लौट आते थे जॉगिंग करने के बाद। 7 बज गए सुबह के, जज साहब घर नहीं लौटे। उनकी बीवी अब परेशान होती है कि 7 बज गए, क्योंकि उन्हें आना भी है, कोर्ट भी जाना है, टाइम के बहुत ही पाबंद थे वो। तो जब वो 7 बजे तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनकी वाइफ उन्हें ढूंढना शुरू करती है, और तभी उनके पास खबर आती है हॉस्पिटल से। तब तक ये शिनाख्त हो गए। शुरू में तो हॉस्पिटल में भी पता नहीं था कि ये किसी जज का एक्सीडेंट का केस है, लेकिन फिर पता चलता है तो उनकी बीवी को खबर दी जाती है। घर वाले बदहवास अस्पताल भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, डॉक्टर साहब दम तोड़ चुके थे। इसके बाद उनकी वाइफ ही पहला रिपोर्ट लिखाती, और ये रोड एक्सीडेंट का रिपोर्ट थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये सुबह का सब कुछ मामला था, जैसे जैसे अब दिन चढ़ना शुरू हुआ, तो धनबाद में जो कोर्ट है, पुलिस वाले हैं, इन सब तक ये बात पहुंचनी शुरू हुई कि एक जज साहब की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और मामला भी रोड एक्सीडेंट का ही दर्ज किया। लेकिन अब किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई, कैसे हुई, अभी तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक जज का मामला था, तो फौरन झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस एक्टिव हुई, और उधर बार काउंसिल और उस सब में भी कोर्ट में नाराजगी हो गई कि एक जज साहब की इस तरीके से लापरवाही से मौत हो गई है। तब पुलिस ने तफ्तीश करने की सोची और उससे गुनहगार ड्राइवर को पकड़ने का ठाना, जिसकी वजह से जज साहब की मौत हुई थी। अब इसके लिए जरूरी था कि पहले उस गाड़ी का पता लगाया जाए। तरीका एक ही था, जिस रूट पे जज साहब जॉगिंग किया करते थे उस रूट को खंगाला जाए, शायद कहीं सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। और ये काम कर गया। कुछ देर के बाद सड़क किनारे एक ऐसे ही कैमरा मिल गया, सीसीटीवी, और उसी से वो फुटेज मिला जो मैंने आपको अभी दिखाया इस एक्सीडेंट का। तब इस सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला ये टेम्पो से हुआ है। लेकिन फिर जब गहराई से पुलिस वालों ने देखा, और उसके बाद ये फुटेज लीक हो गया, क्योंकि जहां से मिला था कुछ मीडिया के हाथ में लग गया, कुछ बाकी लोगों के, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब जैसे ही डाला, उससे एक चीज क्लियर हो गई इस तस्वीर को देखकर कि एक आम रोड एक्सीडेंट का केस नहीं है, हादसे ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि इस तस्वीर में टेम्पो वाला साफ साफ दिख रहा है कि कैसे वो पूरी खाली सड़क छोड़कर उसी तरफ जाता है जिस तरफ जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं, और फिर मारने के बाद फिर वापस पटरी पर आ जाता है, मतलब बीच सड़क पे आ जाता है, किनारा छोड़ देता है। तो इस तस्वीर से ये लग गया कि मामला गड़बड़ है, और यहीं से सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू हो गई कि ये हादसा नहीं, कत्ल है। ये तस्वीरें बार काउंसिल तक पहुंची, झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंची वहां के। फिर कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया, और कोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि आप इसकी पूरी ईमानदारी से जांच करें, क्योंकि लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। धनबाद में भी वकीलों ने इस बारे में सरकार से कहा कि आप जांच करें। अब पुलिस के ऊपर भी दबाव, एक जज का मामला था। उसके बाद पुलिस को अब लगा कि हाँ, इस मामले में कुछ होना चाहिए। एक एसआईटी की टीम बना दी गई, उसमें एसपी, एसएसपी और डीआईजी जो है उस रेंज के, उनको इसमें रखा गया। लेकिन फिर सुबह होते होते आज 29 जुलाई को ये मामला धनबाद से दिल्ली पहुंच गया,
और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के कहा कि इस मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर से साफ है कि एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल अब झारखंड सरकार को यह है कि वो इस मामले की जांच करे, या फिर ये मामला अगर झारखंड पुलिस नहीं कर पाएगी तो फिर सीबीआई को दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद जो फिर तफ्तीश हुई, अब झारखंड पुलिस भी दबाव में, तो उसमें अगली जो चौंकाने वाली चीज आई वो उस टेम्पो को लेकर थी। अब चूंकि कैमरे से टेम्पो तो पता चल गया, उसका नंबर भी पता चल गया। अब पुलिस ने टेम्पो के ओनर तक पहुंचने की कोशिश की, पहुंच भी गई। जब वहां पहुंची तो पता चला, उसने कहा कि भैया ये टेम्पो तो हमारी चोरी हो गई थी और हमने इसकी बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट लिखा रखी है। हालांकि वो एक दिन पुरानी कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये टेम्पो 27 जुलाई की रात को चोरी हुई और 28 जुलाई की सुबह सुबह 5:08 पर जज साहब का एक्सीडेंट होता है। तो एन एक्सीडेंट से पहले टेम्पो का चोरी होना और चोरी होने के बाद उसी टेम्पो से जज साहब का टक्कर होना, उनकी मौत होना, ये सब कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये कोई गहरी और बड़ी साजिश है। तो अब ये टेम्पो वाली भी जो एंगल आई तो लगा कि मामला गड़बड़ है। अब झारखंड पुलिस ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने ये फिर पता किया कि इस टेम्पो में जब टक्कर हुआ तब उस पे टेम्पो चालक के साथ एक और शख्स था, 2 लोग सवार थे। उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने इनको 302 में अरेस्ट किया। अब 302 का मतलब होता है ये सीधे सीधे मर्डर, यानी झारखंड पुलिस ने अब ये मान लिया है कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं बल्कि मर्डर का है। लेकिन अगर ये मर्डर का मामला और उन्होंने 302 में अरेस्ट किया है तो फिर झारखंड पुलिस ने ये सेक्शन लगाकर एक सवाल को और जिंदा कर दिया, और वो ये कि अगर ये कत्ल है तो फिर कातिल कौन है। इसलिए कि अगर इन दोनों के पीछे कोई नहीं है तो फिर 2 चीजें हैं, या तो उस टेम्पो ड्राइवर का जज साहब से डायरेक्ट उनसे कोई दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकाली, इसका अभी तक कोई लिंक नहीं मिला कि वो जानता भी था। दूसरा, उस ड्राइवर को किसी ने हायर किया और कहा कि तुम ऐसे ऐसे काम करो, एक शख्स को उड़ा दो, रोड एक्सीडेंट लगेगा, कत्ल पता ही नहीं चलेगा, और रोड एक्सीडेंट में सजा आपको पता है ज्यादा है नहीं। तो अगर ये 302 है तो फिर सवाल यह है कि ये मामला इस ऑटो ड्राइवर से भी आगे जाता है। अब वही सवाल सबसे बड़ा, कहां जाता है और कौन लोग हो सकते हैं ये। 6 महीने पहले जब जज उत्तम आनंद धनबाद पहुंचे तो इन्होंने बहुत सारे केस देखे, लेकिन आखिर में जो शक की सुई जाकर रुक रही है वो 2 केस पर रुक रही है, और 2 केस के साथ एक पुरानी रंजिश, धनबाद के बड़े ताकतवर लोगों के बीच और कत्ल की कहानी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जज उत्तम आनंद की मौत की तरफ सुई को ले जाती है। अब वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। धनबाद आपको पता है उसके आसपास का पूरा एरिया जो है कोयला का खदान माना जाता है। बहुत सारी हिंदी फिल्में भी बनी हैं, कोयलांचल से लेके अमिताभ बच्चन और एक शशि कपूर की फिल्म थी काला पत्थर वत्थर। तो वहां की एक अपनी कहानी है पूरी, कि कैसे उस जगह पे बहुत बाद में एक सूर्यदेव सिंह नाम के शख्स वो उभरते हैं। उसके बाद पूरा साम्राज्य उनका होता है, धनबाद और आसपास के एरिया में उनकी तूती बोलती है। फिर वो राजनीति का सहारा लेते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। यहाँ तक कि एक बार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, वो धनबाद में उनके घर पहुंचते हैं, और धनबाद में उनके घर का नाम था सिंह मेंशन, आज भी है। लेकिन सूर्यदेव सिंह की फिर मौत हो जाती है। उसके बाद अब उनके भाई, उनके बेटे और रिश्तेदारों में वर्चस्व की, राजनीति की, कोयला के कारोबार की, इन सबको लेके आपस में एक तरह से लड़ाई शुरू होती है। सूर्यदेव सिंह के जो बेटे हैं एक, वो फिर बाद में सूर्यदेव सिंह की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाते हैं। संजीव सिंह चुनाव भी लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन फिर संजीव सिंह अपने ही एक कजन के कत्ल के इल्जाम में पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं, और इस वक्त भी जेल में, यानी कि सूर्यदेव सिंह के बेटे, और वो जेल में। उनके बाद संजीव सिंह के एक खास शख्स और थे जो उसका अपना बहुत ही करीबी था,
उसका कत्ल हो जाता है। अब उस शख्स का नाम था रंजय सिंह, जो संजीव सिंह का करीबी। जनवरी 2017 में रंजय सिंह का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के इल्जाम में 3 लोगों को पकड़ा जाता है। उनमें से एक का नाम था अमन सिंह। अमन सिंह झारखंड का एक क्रिमिनल है, किडनैपिंग और बाकी सारी चीजों में उसका बड़ा वो है, लेकिन वो गिरफ्तार है और जेल में है। पर कहते हैं कि जेल से ही वो अपना पूरा धंधा चलाता है और नेटवर्क चलाता है, और बहुत ही खूंखार क्रिमिनल है अमन सिंह। अब अमन सिंह 2017 में सूर्यदेव सिंह के बेटे के करीबी संजीव सिंह के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, जेल में है, मामला चलता रहा। अब 21 है। कहते हैं कि लास्ट ईयर ही इसकी फाइल फिर से खुली, और इत्तेफाक से पिछले हफ्ते 6 महीने पहले ही आए थे जज उत्तम आनंद, उनकी अदालत में अमन सिंह का केस पहुंचा। अमन सिंह ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जमानत चाहता था, लेकिन जज उत्तम आनंद ने अमन सिंह की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जमानत देने से मना कर दिया। अब एक चीज ये उठ रही कि क्या इसके बाद उनकी इस मौत का रिश्ता अमन सिंह की इस खारिज जमानत याचिका से है या नहीं। दूसरा, सूर्यदेव सिंह के एक भाई, उनके एक भतीजे, उनका भी कत्ल हुआ। इस कत्ल के करीब 2 महीने बाद जो संजीव सिंह का कत्ल हुआ था, वो हुआ था जनवरी 2017 में, और इसके 2 महीने बाद मार्च 2017 में बच्चा सिंह के भतीजे नीरज सिंह का कत्ल हो जाता है। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई हैं। अब ये मामला भी अदालत में है। अब जो इनके भतीजे का कातिल है वो भी पकड़ा हुआ है, और इत्तेफाक से ये केस भी उसी कोर्ट में है जिस कोर्ट में उत्तम आनंद साहब पहुंचे। तो अब ये जो 2 लेटेस्ट केस है, कहीं ना कहीं एक इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर ये जो कत्ल हुआ, अब तो झारखंड पुलिस ने 302 में मामला दर्ज किया है, तो क्या इन दोनों केसेस से इसका रिश्ता है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि क्या अमन सिंह को फंसाने के लिए जानबूझ के, कि अगर जज का उसने भी, उन्होंने पिछले हफ्ते उसकी जमानत याचिका खारिज की है, तो अगर उनका इस तरह से कत्ल हो जाता है तो उसी के ऊपर उंगली उठेगी, उसी के ऊपर शक जाएगा, तो उसको फंसाने के लिए भी कोई ये साजिश रच सकता है, ये भी है। या फिर इन 6 महीनों में कोई ऐसा और केस आया है जिससे किसी ने उत्तम आनंद को अपना दुश्मन मान लिया और उसने ये काम किया है। कुल मिलाकर 24 घंटे पहले तक एक आम रोड एक्सीडेंट का केस था। 24 घंटे में एक कैमरे की तस्वीर ने इस केस को पलट कर रख दिया, और अब इसमें सारी साजिशें नजर आ रही हैं, और कुल मिलाकर मामला एक जज की मौत का है। तो कई पहलू हैं, लेकिन अभी वक्त ज्यादा नहीं है, सिर्फ 24 से 48 घंटे गुजरे हैं। तो अभी मुझे लगता है SIT की जांच भी वहां पे बना दी गई है। लेकिन अगर इस कत्ल में बड़े और ताकतवर लोग शामिल हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या झारखंड पुलिस, क्या धनबाद पुलिस उन लोगों को बेनकाब कर पाएगी, या फिर इस मामले की जांच को CBI को देना बेहतर होगा। अगर झारखंड पुलिस और धनबाद पुलिस इस चीज से बचना चाहती है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई नाकामी के दाग से, तो उनके पास एक मौका बहुत अच्छा है। जितनी जल्द हो सके वो इस केस को खुलासा इसका कर दें, क्योंकि जितना डिले होगा, जितने दिन जांच आगे बढ़ेगी और इसमें कोई नई चीज सामने नहीं आएगी, तो झारखंड पुलिस के ऊपर उंगलियां उठेंगी। और जितनी जल्दी उस केस को सॉल्व करते हैं, तो फिर उनकी वाहवाही भी होगी, और ये भी होगा कि उन्होंने एक अच्छा केस सॉल्व किया है। तो अब ये झारखंड पुलिस के ऊपर है, और लेट करेंगे तो मुझे लगता है फिर मांग भी उठेगी इस मामले की CBI जांच कराने को लेकर, और जज साहब के कुछ रिश्तेदारों ने यह मांग भी कर दी है। तो साजिश का असली सूत्रधार कौन है, साजिश के पीछे के चेहरे कौन से हैं, जज उत्तम आनंद की मौत की असलियत क्या है, किसने मारा, क्यों मारा, क्या किसी केस से रिश्ता है, ये सारे सवाल के जवाब मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। अभी कुछ भी कहना इसके अलावा जल्दबाजी होगी। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने आज ये कहा था कि इसकी डिटेल बताएं, तो ये था। फिर किसी दिन मौका मिला तो आपको इसी के जरिए मुझे याद आया कि ये जो सिंह मेंशन की बात की थी मैंने, सूर्यदेव सिंह की पूरी कहानी अपने आप में बहुत रोचक है, तो वो जरूर सुनाऊंगा। लेकिन इस वक्त इस एक चीज और भी है कि धनबाद में सिंह मेंशन अब लगभग 3 जगहों पे बढ़ गया है। एक सिंह मेंशन है, एक रघुकुल है, और एक कुंती करके है, कुंती देवी। कुंती जो है वो असल में
सूर्यदेव सिंह की पत्नी का नाम है और वो भी एक पावर सेंटर है। सिंह मेंशन तो है ही है। और रघुकुल, जिसके मैंने आपको बताया उनके भाई, उनका निवास है, तो वो भी एक पावर सेंटर है। लेकिन ये सारे पावर सेंटर आपस में कैसे बट गए, कैसे सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद परिवार बिखरा, कैसे सत्ता की लड़ाई हुई, कैसे खून खराबा हुआ, कैसे सूर्यदेव सिंह उठे, कैसे उस पूरे इलाके में साम्राज्य कायम किया, कैसे परिवार के लोग राजनीति में आए, और कैसे वहां की हर चीज, मतलब आप चीज बोलो तो फिर हर चीज पे इनका दबदबा, कि वहां का गैंगस्टर कौन, गैंग कौन से इलाका किसका, ये सारे बिना सिंह मेंशन की हरी झंडी के होता ही नहीं था। एक दौर था वो। तो अब कितना बदलाव आया, क्या कुछ हुआ, किसी दिन आपको डिटेल में सिंह मेंशन और सूर्यदेव सिंह की पूरी कहानी सुनाऊंगा। बट आज कहानी में इतना ही। और चलने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं आपको